बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाह इमरान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैश टेस्ट सीरीज केमिस्ट्री का सेकंड टेस्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पर एमसीक्यूज इसमें से डिस्कस किए जाएंगे। पहले एमसीक्यू की तरफ आते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यू है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट गैसेस इज नॉट करेक्ट। गैसेस के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दे स्प्रेड थ्रू आउट द वेसल, बिल्कुल ये बात ठीक है। दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन, यस कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये भी बात ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली, ये बात रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैसेस एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ। यू नो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस एंड लिक्विड्स, और सॉलिड्स के केस में यही वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो यहां पर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अल्फा ऑप्शन इज राइट। The density of gas is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature। बेटा हमें डेंसिटी का फार्मूला आना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। हम इसको याद रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर ओवर रोटी भी कह सकते हैं। तो डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बीटा बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। Which one of the following values, ये वॉल्यूम्स लिख दिया गया है, वैल्यूज ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें फर्स्ट वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट वैल्यू है, फोर्थ भी करेक्ट वैल्यू गिवन है। इसका जो करेक्ट जो है, अगर सी को मैं करेक्ट बोलूं तो 62 400 टॉर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ले सकते हैं प्रेशर को, और साथ में आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन। सो राइट इसका ये होना चाहिए था। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन हेयर, जो कि इनकरेक्ट था फॉर द वैल्यूज ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी का फार्मूला आपसे पूछा गया है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। सो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, गैस बिकम्स नॉन आइडियल। बेटा नॉन आइडियल मतलब रियल बिहेवियर शो करेगी, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी व्हेन वैल्यू ऑफ। बेटा यहाँ पर A और B दो कांस्टेंट दिए गए हैं। A और B को हम वैन डर वाल कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हम वैन डर वाल इक्वेशन की बात कर लें तो P प्लस AM स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर and V minus NB equals to nRT। ये n मोल्स के लिए वाटर वॉल इक्वेशन है। बेटा अगर हम A और B की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दें, if A and B are equal to 0, तो बेटा यहाँ से सिर्फ प्रेशर रह जाएगा और इस फैक्टर में से सिर्फ वॉल्यूम बच जाएगा इक्वल्स टू nRT। ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, और ये आपके पास है रियल गैसेस के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि नॉन आइडियल या रियल बिहेवियर के लिए A और B की वैल्यूज क्या होंगी, तो ऑब्वियसली A और B की वैल्यू लार्ज होना चाहिए। यहाँ पर A बेटा कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, जितनी A की वैल्यू बड़ी होगी उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। इस तरह B जो है, B ये 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम है इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करेगा, जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उतना 1 मोल के लिए वॉल्यूम ज्यादा होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा तो डिस्पर्शन ज्यादा और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती हैं। सो A एंड B मस्ट बी लार्ज फॉर रियल गैस या नॉन आइडियल गैस। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया है आपसे कि अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस को डबल कर दें, यानी टेम्परेचर को 2 टाइम कर दिया जाए और प्रेशर रिड्यूस टू 1/2 और प्रेशर को हाफ कर दिया जाए, तो वॉल्यूम ऑफ गैस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा एक सिंपल सी इक्वेशन याद रखें, PV इज इक्वल टू 1 मोल के लिए RT। कह रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर को डबल कर दें, तो यानी टेम्परेचर 2 टाइम कर दिया हमने और वॉल्यूम को हाफ कर दें, सॉरी प्रेशर को हाफ कर दें, तो P/2, तो व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम यहां से चेक कर लें, R2T, ये भी 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन P, तो वॉल्यूम 4 टाइम बन जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम। So next question is, which of the following deviates most from ideal behavior। बेटा जिसमें forces of attraction strong होंगी वो ideal behavior से ज्यादा deviate करेगी। and you know hydrochloric acid polar gas है, इसमें dipole dipole interactions हैं और stronger forces of attraction हैं ये, तो इसमें जो intermolecular forces की strength है वो relative to helium, methane and nitrogen obviously ज्यादा है, so HCl will deviate more from rest of the gases। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको ग्राफ दिया हुआ है, 3 आइसोथर्म्स दिए गए हैं यहाँ पर। 1 के लिए फर्स्ट जो आइसोथर्म है उसके लिए टेम्परेचर T1 हमने रखा है, सेकंड के लिए टेम्परेचर T2 और थर्ड के लिए टेम्परेचर T3। बेटा आपको बॉयल्स लॉ का ये ग्राफ याद होगा, आइसोथर्म प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट। यहाँ पर एक टेम्परेचर की वैल्यू पर हमारे पास ये कर्व बनती है और जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे तो ये आइसोथर्म जो है शिफ्ट हो जाती है अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये लो टेम्परेचर पर है T1 पर और इसको मैं T2 कह देता हूं, तो T2 वुड बी ग्रेटर देन T1। बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा और ग्राफ पर जो वॉल्यूम है वो एरिया अंडर द कर्व है, सो इस ग्राफ के लिए जो एरिया अंडर द कर्व ज्यादा यानी वॉल्यूम ज्यादा, सो एट हायर टेम्परेचर कर्व मस्ट गो अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो यहाँ पर बेटा जो कर्व नंबर 1 है वो प्रेशर और वॉल्यूम से ज्यादा दूर है, इसका मतलब है कि T1 ग्रेटर देन T2 है और T2 इज ग्रेटर देन T3 है, सो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। बेटा ये स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है गैस के लिए, STP वाली कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर याद रखिएगा। RTP पर गैस का वॉल्यूम 22.4 नहीं बल्कि 24 लीटर लिया जाता है, तो इसमें मैं सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। यू नो 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP, इसको हम 1 मोल ऑफ गैस के इक्वल कंसीडर करेंगे और 1 मोल में जो पार्टिकल्स हैं वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल हो जाते हैं, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सॉरी चार्ली ऑप्शन इज राइट। अल्फा में 60.2 लिखा हुआ है, सो चार्ली इज करेक्ट। At absolute zero, the molecules of gas, hydrogen gas will have। बेटा absolute zero पर क्या होता है कि जो molecular motion है वो cease हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर मैं टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन के इक्वल रख दूं तो काइनेटिक एनर्जी 0 यानी मॉलिक्यूलर मोशन विल सीज, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें जो ऑप्शन लगाना है
only translational motion will cease, only vibrational motion will cease, only rotational motion will cease, और all motion are ceased, सारी मोशन सीज हो जाएंगी। यहाँ पर कोई किसी किस्म की मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकती। PV upon N और T for an ideal gas is, बेटा ये कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन फैक्टर है। आपको याद होगा, आपने डिस्कस किया हुआ है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। यहाँ पे आप आइडियल गैस के लिए एक स्ट्रेट लाइन लेते थे और PV अपॉन NRT इसकी वैल्यू 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको बोलते थे। इसको G से रिप्रेजेंट किया था आपने। ये आइडियल गैस लाइन कहलाती है। यहां से जो डिविएट करता है, जो ग्राफ इससे ऊपर या नीचे जाएगा, उसको हम नॉन आइडियल बिहेवियर कहते हैं। सो PV अपॉन NRT इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चार्ली इज करेक्ट। When two ice cubes, बेटा दो आइस क्यूब्स को एक दूसरे पर हमने रब किया है, बताइए एक सिंगल क्यूब में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने यहां पर रोल प्ले किया है। आप जानते हैं कि आइस के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर मैं दो आइस क्यूब्स को एक दूसरे पर रब करूं और ये सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हूं, इसका मतलब है कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो पाया है। How should the condition be changed to prevent the volume of given gas for expanding when mass is increased? बेटा कंडीशंस को कैसे एडजस्ट किया जाए कि अगर mass को इंक्रीज करें और वॉल्यूम इंक्रीज ना हो। तो डेफिनेटली हमें टेम्परेचर को कम रखना होगा और प्रेशर को बढ़ाना होगा ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो जितना पहले था उतना ही रहे। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बेटा मैस को इंक्रीज करने से वॉल्यूम ने इंक्रीज करना है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर की एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हुए आपने उसको चेंज किया था मैस को। तो अगर मैं मैस को बढ़ा देता हूं तो डेफिनेटली वॉल्यूम ने चेंज हो जाना है, तो मुझे टेम्परेचर और प्रेशर को एडजस्ट करना होगा। अगर टेम्परेचर कम कर दें तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं। इस तरह से अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो आल्सो इंक्रीज इन प्रेशर विल ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर। टेम्परेचर कैसे क्लोज लेके आता है? टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिससे मॉलिक्यूलर मोशन स्लो हो जाती है और इंटरेक्शन बढ़ जाता है। इंटरेक्शन बढ़ने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं और मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं। सो टेम्परेचर इज लोवर्ड एंड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कहां पर होती है? तो आप जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम वाटर को लें और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करें तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का सेम बिहेवियर है लाइक अदर लिक्विड्स। यानी टेम्परेचर कम करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उसी तरह से ही एक दूसरे के करीब आ जाएंगे जिस तरह से बाकी लिक्विड्स के लिए हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा और डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, बट अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जब 4 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंचते हैं और इससे मजीद कम जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। मॉलिक्यूल्स अपने आप को हेक्सागोनल पैकिंग में अरेंज करते हैं, जिससे एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं। 9% वॉल्यूम इंक्रीज एंड 9% ही डेंसिटी में डिक्रीज आ जाता है। यही वजह है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम डेंसिटी एंड मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। सो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहां पे मैक्सिमम और 0 पर मिनिमम।
क्वेश्चन नंबर 66, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए। कौन सी दो बेसिस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं? तो आप इसको याद रखें एट कॉलेज गेट। एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज साइटोसिन एंड गवानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। Which of the following substance is an example of molecular solid? बेटा सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है, आयंस के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। ड्राई आइस हम सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगेन कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आयनिक सॉलिड की एग्जांपल है, और आयरन जो है ये मेटालिक सॉलिड है, metallic solid. So the next question is क्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू। बेटा क्लोरोफॉर्म में 2 तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, एक इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और दूसरी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा याद रखनी है एक बात आपने कि जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये पर्टिकुलरली खास तौर पर यानी मोर प्रोमिनेंटली अगर हम बात करें तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो गए, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इस तरह से हीलियम के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन याद रखिएगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे वो पोलर हैं चाहे वो नॉन पोलर हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सभी में एग्जिस्ट करती हैं, और ये डिपेंड करती हैं सिर्फ साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। जितना मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उतनी डिस्पर्शन ज्यादा होगी इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स में, डिस्पर्शन ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हुई, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो पोल्स ज्यादा बन रहे हैं, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हिच आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हियर वुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। सो यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। अल्फा में डायपोल एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म कंटेन डायपोल फोर्सेस एज वेल एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बीटा में जस्ट डायपोल फोर्सेस लिखा है, चार्ली में डायपोल इंड्यूस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती क्लोरोफॉर्म में। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा एक बात बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्लोरोफॉर्म का एक बॉर्डरलाइन केस दिया हुआ है जिसमें क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है एसीटोन के साथ है, वो याद रखना है कि एसीटोन ऑक्सीजन, और ये जो हाइड्रोजन है यहां पे जो बॉन्ड है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप बात करें कि क्या क्लोरोफॉर्म के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में सिर्फ क्लोरो सब्सटेंस, आप क्लोरोफॉर्म सब्सटेंस लेते हैं सिंपल जस्ट क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ है, तो क्या मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है? नहीं, यहां पर सिर्फ डायपोल इंटरेक्शंस होंगी। क्या एसीटोन अलग पड़ा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं, यहां पर भी डायपोल इंटरेक्शंस होंगी। क्या क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? सो आंसर इज यस, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन 69 का राइट ऑप्शन था डायपोल एज वेल एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होती है। यस, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। वेरी लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन लो नहीं, हाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। सो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। So the next question is
Which of the following has strongest intermolecular forces of attraction? यहाँ पर intermolecular forces of attraction बेटा इन ऑप्शंस में हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म और आयोडीन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, और ये हैलोजेंस में जो स्टेट ऑफ हैलोजेंस है वो खास तौर पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू हम डिफाइन किया करते हैं कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये दोनों गैसेस हैं। ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। मीथेन इज अगेन गैस, तो यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी वो आयोडीन के मॉलिक्यूल में होंगी। इसका साइज बहुत ज्यादा है, लार्ज साइज, मोर डिस्पर्शन, हाई पोलराइजेबिलिटी। बेटा ये चीजें इस सीक्वेंस के साथ याद रखिएगा, और हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और यहाँ पे कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं आयोडीन में? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनफैक्ट इन सभी मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो इन सब में आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज्यादा है। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली। The attractive forces between partial positive end of one molecule and partial negative end of other molecule, partial positive और partial negative end में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं इनको हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि दे आर डायपोल इंटरेक्शन। बेटा ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसको हम डायपोल बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल इज डायपोल, तो इन दो डायपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज डायपोल इंटरेक्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग अफेक्ट द प्रॉपर्टीज। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है? क्या ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है? यस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है या नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है किस टाइप की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। काइनेटिक्स को, रिएक्शन काइनेटिक्स को भी अफेक्ट करती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज वेल एज आइसोमरिज्म को भी अफेक्ट करती हैं। सो डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट। Which of the following can form a hydrogen bonding among its molecules more prominently? बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग among its molecules, hydrogen bonding among its molecules. Which of the following can form hydrogen bonding among its molecules? So alpha ऑप्शन में हमारे पास मेथानोल है, मेथानोल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में मॉलिक्यूल्स, मेथानोल के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, जो कि अगेन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये सिर्फ मेथानोल इज द राइट ऑप्शन। एसीटोन में मैं आपको बता चुका हूँ डायपोल इंटरेक्शंस, और क्लोरोफॉर्म में भी डायपोल इंटरेक्शंस, लेकिन अगर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा होगा। दिस इज बिकॉज बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में ये बात स्टडी कर चुके हैं। Boiling point is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric or any external pressure। यानी boiling point और external pressure का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना external pressure ज्यादा होगा boiling point उतना ज्यादा, और जितना external pressure कम boiling point उतना ही कम होगा। तो बात की गई है हायर एल्टीट्यूड पर boiling point ऑफ वाटर क्यों कम हो जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। मोरओवर आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट विद डिफरेंट रेंज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर भी याद होना चाहिए। मैं आपको कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स के अगेंस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख के दे रहा हूं, आपने इसको याद रखना है। अगर 1489 टॉर हम एक्सटर्नल प्रेशर रखते हैं
तो इस पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम 760 टॉर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इसी तरह से 700 टॉर पर 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। 323 टॉर पर 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और 23.7 पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। बेटा ये जो 25 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 23.7 टार, दिस इज वेरी वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये अचीव किया जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन में। ये वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात हम कर रहे हैं। और 489 टॉर जिस पर बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों ये बात हम कर रहे हैं प्रेशर कुकर की। जी हाँ, प्रेशर कुकर यानी कुकर, इसकी बात कर रहे हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, ये सी लेवल की बात हो रही है। सी लेवल पर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 98 मरी हिल्स पर हम बात कर रहे हैं। और 69 ये हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट पर। तो ये आपको वेपर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपको जो है थोड़ा रिलेशन याद रखना है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है। सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज ड्यू टू लार्जर बॉन्ड लेंथ, नो। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंसीडर होती है। क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, नहीं। एम्प्टी स्पेसेस, और जब स्ट्रक्चर की बात हो समटाइम क्यूबिक या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर समटाइम लिखा होता है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है, वैसे मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट बनती है आइस के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो ज्यादा वैलिड ऑप्शन है। एम्प्टी स्पेसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एम्प्टी स्पेसेस की वजह से क्या होता है भाई, एम्प्टी स्पेसेस जनरेट होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जैसे डेंसिटी डिक्रीज और आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। हियर डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। Molecular crystals are usually due to van der Waals forces. Molecular crystals soft होते हैं, अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। Which solid does not contain covalent bond? बेटा ग्रेफाइट जो है कार्बन 1 कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है थ्रू कोवलेंट लिंकेज। तो ये कोवलेंट बॉन्ड रखता है, कोवलेंट सॉलिड की एग्जांपल है। डायमंड आल्सो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर इसका होता है। आइस जो है, आइस वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर जो है कोवलेंट बॉन्ड्स, ओके, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जरूर हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड है। डायमंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और ग्रेफाइट की लेयर्स के दरमियान van der Waals फोर्सेस मौजूद होती हैं। कॉपर मेटालिक सॉलिड है, इसमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। सो डेल्टा इज करेक्ट। amorphous substance show, क्या amorphous substance में शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है? नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ज्योमेट्रिकल शेप इसकी वो बात नहीं करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए होती है स्पेसिफिक। एंड हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ, amorphous सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। और यहाँ पर आप एक बात और अपने जहन में अच्छे से रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे।
मेल्टिंग पॉइंट। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं बेटा, एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो एमोर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं हो सकता, डेल्टा इज करेक्ट। Next, crystalline solids have high melting point and is a poor thermal and electrical conductor. When the solid is melted, the resulting liquid is good electrical conductor. Its crystal classification by bond type. बच्चों ये आयनिक bonds और आयनिक compounds की बात हो रही है कि जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो आयनिक compounds में ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ आयनिक बॉन्ड आयंस बिकम फ्री, और फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उसका बायस बनते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आयनिक सॉलिड हेयर इन द स्टेटमेंट। सो कोवलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर की बात नहीं हो रही। कोवलेंट में तो बिल्कुल ये बैड कंडक्टर ही रहेंगे, मॉलिक्यूलर भी बैड कंडक्टर रहेंगे, चाहे मोल्टन लें चाहे सॉलिड फॉर्म लें। मेटालिक जो है ये गुड कंडक्टर, इसमें मेल्ट करने की जरूरत नहीं होती, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्टेंस शो करते हैं। जबकि आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, यहाँ पे कोई फ्री आयंस मौजूद नहीं है, नो फ्री आयंस। और लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टन स्टेट में जब हम बात कर रहे हैं, या इसको आप फ्यूज्ड स्टेट भी बोलते हैं, या फिर एक्वस सॉल्यूशन बना लें, इसका वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर लें, तो इन दोनों केसेस में दे आर गुड कंडक्टर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइस इज लेस डेंस देन वाटर बिकॉज, बच्चों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो तो इलिमिनेट हो गया, वाटर हैज मोर वॉल्यूम देन आइस। नहीं, आइस हैज मोर वॉल्यूम देन आइस, सॉरी देन वाटर, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेसेस जनरेट होती हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और एसोसिएशन इन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन एंड देन रीफॉर्म्ड। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन इसका डेंसिटी के साथ विद रिस्पेक्ट टू आइस कोई एज सच नहीं है कनेक्शन। सो स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज हेक्सागोनल एंड वाटर हैज लेस वॉल्यूम देन आइस। इन दोनों में से हमें एक चूज करना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज हेक्सागोनल, ये वाला मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है ऑप्शंस हैं। डेल्टा जो है वो बात ठीक है, वाटर हैज लेस वॉल्यूम, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंस है आइस का स्ट्रक्चर डेवलप होने का, इसको हम रीजन नहीं मान सकते। सो चार्ली और डेल्टा में से हम चार्ली को प्रेफर करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको पता है कि बेटा ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप केज लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये एम्प्टी स्पेसेस की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, और एम्प्टी स्पेसेस लीड्स टू ग्रेटर वॉल्यूम एंड दैट लीड्स टू लो डेंसिटी ऑफ आइस एंड दैट लीड्स टू आइस फ्लोट ऑन वाटर। सो चार्ली ऑप्शन इज गुड। Which one of the following pair contains polar molecular solid? बहुत ही प्यारा एमसीक्यू है, इनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा पेयर पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैं। पोलर सॉलिड होना जरूरी है दोनों के लिए। आयोडीन, यू नो आयोडीन I2 नॉन पोलर सॉलिड है, जबकि शुगर जो है C12H22O11 स्क्रोज जो है ये आपके पास पोलर है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये इसको सॉलिड फॉर्म में लें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर ही सॉलिड इसका डेवलप होगा। आइस और वाटर जो है ये पोलर है। तो पहले में आपके पास बेटा नॉन पोलर प्लस पोलर है, दूसरे में भी नॉन पोलर प्लस पोलर है, और तीसरे केस में फास्फोरस नॉन पोलर है P4, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है, और चौथे के अंदर शुगर एंड आइस ये दोनों ही पोलर हैं। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। Which solids are true solid? So crystalline solids को हम true solids बोलते हैं। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट।
Which of the following is a non-crystalline solid pair? अगेन बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पेयर आइडेंटिफाई करना है। बेटा डायमंड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आता है, वुड जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन है, वुड नॉन क्रिस्टलाइन। मैं इसकी जगह पर नॉन क्रिस्टलाइन में NC लिखूंगा, सो नॉन क्रिस्टलाइन के लिए मैं लिख देता हूं जी NC, नॉन क्रिस्टलाइन। इस तरह से ग्लास, अगेन इसको खास तौर पर याद रखिएगा, ग्लास जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बल्कि अच्छा मजे इसको थोड़ा सा ना यूं कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसमें से कौन से? CS। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इनमें से कौन कौन से? बेटा इनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें टेबल साल्ट जितने भी कंपाउंड्स लिए जाएंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात होगी। जितने एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं तो एटम्स की फॉर्म में, जैसे कि गोल्ड वगैरह वगैरह, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। और स्क्रोस ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से हैं? वुड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगेन वुड एंड ग्लास। इसमें दोनों में नॉन क्रिस्टलाइन पेयर कौन सा है? वुड एंड ग्लास। And silicon is silicon dioxide an example of? भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड पूछा गया है, किसकी एग्जांपल है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। बेटा ये कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है जिसके अंदर सिलिकॉन एटम जो होता है वो 4 ऑक्सीजन एटम से, और हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम के साथ जुड़ा होता है, और ये इस तरह से कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सो हम इसको कोवलेंट क्रिस्टल कंसीडर करेंगे, ना कि मेटालिक या आयनिक क्रिस्टल। इस क्वेश्चन को देखते हुए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देखते हुए ज्यादातर बच्चों का गुमान जाता है कि क्या ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये क्रिस्टलाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन अदर। बेटा ये जो इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। Which property of molecular solid contributes to their low electrical conductivity? बेटा इनके जो मॉलिक्यूल्स का इंसुलेटिंग नेचर है वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या नॉन कंडक्टेंस की तरफ रेफर करता है हमें। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। Which element commonly participate in hydrogen bonding? Commonly participate जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एलिमेंट है that is हाइड्रोजन। बेटा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन, अमोनिया की बात करो तो भी हाइड्रोजन, और अगर आप वाटर के केस में बात करें तो भी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो कॉमनली पार्टिसिपेट करने वाला एलिमेंट है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Which intermolecular force is the strongest? इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, बेटा बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स और हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जबकि मेटालिक बॉन्ड जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कैटेगरी में नहीं आता। तो हमें अल्फा, बीटा और चार्ली इन 3 से चूज करना है। तो इनमें से हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बाद डायपोल इंटरेक्शंस और इसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। Which property of water is primarily due to hydrogen bonding? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्या? नो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या सरफेस टेंशन हाई? यस, सरफेस टेंशन का ज्यादा होना ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत है। डेंसिटी हाई होनी चाहिए और विस्कोसिटी ये भी हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर बीटा जो है वो राइट ऑप्शन है।
Which of the following statement about melting point of crystalline solid is true? Crystalline solids have wide range of melting point. Sorry, crystalline solid wide range of melting point नहीं, बल्कि sharp इनका melting point होता है. Crystalline solids have low melting point नहीं, इनका usually melting point high consider किया जाता है. Crystalline solids do not undergo melting, ऐसा नहीं है, crystalline solid melt होते हैं. So Charlie option is right. Crystalline solids have high melting point. Which type of crystalline solid exhibit electrical conductivity in its solid state? बेटा solid state में कौन electrical conductivity show कर सकता है? क्या ionic solids show करते हैं? No, ionic solids molten या aqueous form में show करते हैं. क्या molecular solids show करते हैं? नहीं, molecular solids किसी भी form में electrical conductance show नहीं करते. So metallic solids जो हैं ये electricity को या electrical कंडक्टेंस को एग्जिबिट कर सकते हैं देयर सॉलिड स्टेट. नेटवर्क अगेन नो. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन द, बेटा आप जानते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स में आपने डिस्कस किया कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का जो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है इसमें ऐड कर दें 10% यूरिया तो ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाता है. तो अगर हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो इंप्योरिटी के मॉलिक्यूल्स को भी अपनी जगह बनानी है, इसलिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सॉलिड का वो अल्टर हो सकता है, वो चेंज हो सकता है. सो डेल्टा इज करेक्ट. इंप्योरिटीज कैन चेंज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. इज सल्फर एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये आयनिक सॉलिड है? नहीं बेटा, सल्फर S8 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल है, आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल नहीं है. Which of the following has the highest boiling point among all? बेटा इसमें नेफ्थलीन, फिनोल, एनिलीन और वाटर, ये हमारी बुक का टेबल है. इस टेबल को मैंने कुछ अरेंज किया है एक निमोनिक की फॉर्म में. आपने ये निमोनिक याद रखनी है. अगर इस टेबल में से कोई भी आता है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसा कि नेफ्थलीन को हमने नशीली का नाम दिया है, एनिलीन आंखें, फिनोल प्यारी, एसिटिक एसिड आवाज, सो नशीली आंखें, प्यारी आवाज, वाटर से वादे, बेंजीन से बेशुमार, नशीली आंखें, प्यारी आवाज, वादे बेशुमार. एथेनॉल एक कार्बन टेट्राक्लोराइड को कब से हमने तशबीह दे दी है, और क्लोरोफॉर्म इसको हमने चाय का नाम दिया, और नशा है ना दोनों में. तो एसीटोन और एंड कार्बन डाइसल्फाइड को हमने चाहत फतेह अली खान कह दिया है. सो नशीली आंखें, प्यारी आवाज, वादे बेशुमार, एक कप चाय और चाहत फतेह अली खान. तो ये ऑर्डर है बेटा. इसमें जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ये ऊपर से नीचे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. इस तरह बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है तो वेपर प्रेशर लोएस्ट हुआ, और यहाँ पर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपर प्रेशर हाईएस्ट हुआ. सो इस हिसाब से अरेंज करें. बेटा नेफ्थलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा. अल्फा ऑप्शन 218.0 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है. बेटा ये आपको याद करना जरूरी है. अगर आप वैसे अंदाजा लगाएं पोलर और नॉन पोलर तो वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा. यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं. वैसे आप देखें तो नेफ्थलीन नॉन पोलर है, जबकि एसिटिक एसिड, वाटर, फिनोल इनके अंदर पोलैरिटी मौजूद है. तो नेफ्थलीन इज द राइट ऑप्शन. Next. Which of the following has lowest vapor pressure? अगेन बेटा ये एक और आपकी बुक का टेबल है, इसको भी हमने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है. आइसोपेंटेन, इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल, वाटर, मर्करी एंड ग्लाइसोल. तो इसकी निमोनिक हमने बना रखी है. आई ईट चॉकलेट कुकीज एवरी वीकेंड माय गर्ल. आइसोपेंटेन फॉर आई ईट, एथाइल ईथर चॉकलेट, क्लोरोफॉर्म एंड कुकीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवरी, एथेनॉल, वाटर वीकेंड एंड मर्करी जो है वो माय एंड ग्लाइसरोल गर्ल. बेटा ये 20 डिग्री सेल्सियस पर इन कंपाउंड्स के वेपर प्रेशर्स हैं. तो आइसोपेंटेन का जो वेपर प्रेशर है वो हाईएस्ट वेपर प्रेशर
और ग्लाइसरोल का लोएस्ट वेपर प्रेशर। आप इनको बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर ये वेपर प्रेशर याद हो, खासतौर पर मरकरी और ग्लाइसरोल का, तो इनको याद भी कर लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर? सो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा आएगा जी? डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, मरकरी। Which of the following is not true? इनमें से कौन ट्रू नहीं है? स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आयोडीन सप्लाइज टू वायलेट वेपर्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड लेंथ इन सॉलिड स्टेट इज लेस देन बॉन्ड लेंथ इन वेपर स्टेट ऑफ आयोडीन, ये बात गलत है बेटा। सॉलिड स्टेट में आयोडीन के जो आयोडीन बॉन्ड लेंथ है वो ग्रेटर देन है आयोडीन बॉन्ड लेंथ इन वेपर स्टेट। सो चार्ली जो है ये नॉट ट्रू। सॉलिड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल, बेटा सॉलिड ऑक्सीजन एग्जाम्पल किसकी है? मॉलिक्यूलर सॉलिड की है। नेक्स्ट चलिए, एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर और एलोट्रॉपी, दोनों बातें ठीक हैं। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। Which crystal system is more symmetrical compared to the monoclinic system? बेटा मोनोक्लिनिक सिस्टम की निस्बत इनमें से कौन सा क्रिस्टल जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है? ये मोनोक्लिनिक सिस्टम में सारी साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। बेटा यहाँ पे याद रखना है कि जिसकी साइड्स इक्वल हैं सभी, वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो मोस्ट सिमेट्रिक जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल्स होंगे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन।